तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का महामंथन और यह सीरीज का छठा भाग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कलाबंद ग्लेशियर किस जनपद में है। प्रश्न पूछा गया है कि कलाबंद ग्लेशियर किस जनपद में है, तो इसका सही उत्तर है उत्तर काशी। तो जान लेते हैं उत्तर काशी जनपद के कौन कौन से ग्लेशियर हैं। तो पहला ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, दूसरा ग्लेशियर है रक्तवन ग्लेशियर और तीसरा ग्लेशियर है अरवा ग्लेशियर, चौथा ग्लेशियर है चतुरंगी ग्लेशियर, पांचवा ग्लेशियर है डोरयानी ग्लेशियर, छठा ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर और सातवां ग्लेशियर है बंदरपुच ग्लेशियर और आठवां ग्लेशियर है चंपासर ग्लेशियर। ठीक है, तो इसमें से एक महत्वपूर्ण कौन कौन से ग्लेशियर है। एक तो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये पूछा जाता है पेपर में, दूसरा है अरवा ग्लेशियर और तीसरा है डोरयानी ग्लेशियर और एक बंदरपुच ग्लेशियर। जो बंदरपुच ग्लेशियर है, अगर आयोग पूछता है कि बंदरपुर ग्लेशियर किस जनपद में है तो उत्तरकाशी में है। अगर आयोग इसकी हाइट पूछता है बंदरपुर ग्लेशियर की तो 6320 मीटर इसकी हाइट है, किसकी, बंदरपुच ग्लेशियर। तो हमने एक नोट बना रखा है कि राज्य का यानी कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर और किस जनपद में है उत्तरकाशी। अगर इसी प्रश्न को दूसरा बन सकता है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर। जो पिंडारी ग्लेशियर है ये बागेश्वर जनपद में है, जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को स्पर्श करता है। ठीक है, तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर। तो ग्रीन टर्न करंट अफेयर वार्षिकी 2020-21 संस्करण प्रकाशित हो चुका है। अगर आप इस मैगजीन को ई मैगजीन के रूप में खरीदना चाहते हैं तो यह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं और 10 अक्टूबर से यह पत्रिका आपके नजदीकी बुक स्टोर पर भी उपलब्ध होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कबूतर खाना नामक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर है शैलेश मटियानी। जो हमने हिंदी साहित्य से इस प्रश्न को जोड़ा गया है क्योंकि यूको ट्रिपल एससी के एग्जाम में हिंदी साहित्य से संबंधित एक या दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो हमने इस बार इस प्रश्न को में पूछा गया कि कबूतर खाना उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर है शैलेश मटियानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शैलेश मटियानी का जीवन परिचय। शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1931 को। शैलेश मटियानी की मृत्यु अगर आयोग पूछता है कब हुई थी, 24 अप्रैल 2001। तो एक प्रश्न में ये पूछा गया था कि शैलेश मटियानी का संबंध किस जिले से है, कि शैलेश मटियानी का संबंध किस जिले से है, तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा। यानी कि शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था बाड़ेछीना अल्मोड़ा में। तो यह प्रश्न ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वर्ष 2018 में पूछा गया था कि शैलेश मटियानी का संबंध किस जिले से है, अल्मोड़ा से। इनका उपनाम है आंचलिक कथाकार। यूको ट्रिपल एससी ने दूसरे पेपर में पूछा था कि शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या है। जो शैलेश मटियानी का मूल नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। शैलेश मटियानी का मूल नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। तो चलिए शुरू करते हैं। शैलेश मटियानी ने कौन कौन से अपने जीवन में कहानी संग्रह लिखी है। तो पहली है मेरी 33 कहानियां, नंबर 2 है दो दुखों का एक सुख, तीसरा है हथियारे, चौथा है बर्फ की चट्टाने, पांचवा है जंगल में मंगल, छठा है महाभोज और सातवां है चील। शैलेश मटियानी ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो पहला उपन्यास लिखा था उन्होंने बोरीवली से बोरीबंदर तक, दूसरा था कबूतर खाना, तीसरी है हौलदार, चौथी है किस्सा नर्मदा बैन गंगूबाई, पांचवा है मुक्त सरोवर के हंस, छठा है बेला हुई अबेर, सातवां है एक मुठ सरसों, आठवां है पुनर्जन्म के बाद, नौवां है मुख सरोवर के हंस और 10वां है दो बूंद जल और 11वां है आकाश कितना अनंत है। तो इनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन सी है उपन्यास में, एक तो बोरीवली से बोरीबंदर तक और दूसरी है कबूतर खाना, तीसरा है हौलदार। नेक्स्ट कि उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम एक मंदिर के नाम पर पड़ा है। प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम एक मंदिर के नाम पर पड़ा है, तो इसका सही उत्तर है अनुसुया प्रसाद बहुगुणा। तो अनुसुया प्रसाद बहुगुणा का जीवन परिचय देख लेते हैं कि अनुसुया प्रसाद बहुगुणा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो अनुसुया प्रसाद बहुगुणा का जन्म 18 फरवरी 1894 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी मार्च 1943। अनुसुया प्रसाद बहुगुणा का जन्म गोपेश्वर के निकट अनुसुया मंदिर के पास हुआ था, जिसके कारण इनके माता पिता इनका नामकरण इसी मंदिर के नाम पर किया था। ठीक है, तो दो प्रश्न बन गए कि उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम एक मंदिर के नाम पर पड़ा है, तो अनुसुया प्रसाद बहुगुणा। दूसरा प्रश्न ये बन गया है कि अनुसुया मंदिर उत्तराखंड में कहाँ है, ये आपका चमोली में है। ठीक है, तो पूछा जाता है पेपर
उत्तर में कि गढ़ केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है राज्य में? अनुसूया प्रसाद बहुगुणा को। ठीक है, तो एक प्रश्न ये बनाया है कि अनुसूया प्रसाद बहुगुणा ने 1919 ईस्वी में अमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। तो प्रश्न पूछा गया है कि जब अमृतसर कांग्रेस हुआ था 1919 में, तो राज्य से किस व्यक्ति ने इस अधिवेशन में प्रतिभाग किया था? तो उनका नाम है अनुसूया प्रसाद बहुगुणा। नेक्स्ट, गोरखों के समय लगने वाला पुंगाड़ी कर किस प्रकार का कर था? तो यह इसका सही आंसर है भूमि कर। यह प्रश्न जो पुंगाड़ी है, अभी 26 सितंबर 2021 को सचिवालय सुरक्षा का पेपर हुआ था, तो वहां पूछा गया था कि निम्न में से पुंगाड़ी कर क्या है? पुंगाड़ी कर क्या है? तो इसका सही उत्तर है भूमि कर। तो जान लेते हैं दोस्तों कि गोरखों के शासनकाल में कौन कौन सी कर नीतियां थी। तो पहली है, गोरखों के द्वारा ब्राह्मणों पर कुशही नामक नया भूमि कर 1797 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, तो गोरखों के द्वारा ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया गया था? कुशही कर। दूसरा है पुंगाड़ी। पुंगाड़ी क्या था? यह एक भूमि कर था जो सैनिकों का वेतन इस कर से दिया जाता था राज्य में। तीसरा है सलामी। सलामी क्या है? यह एक प्रकार का नजराना था। चौथा था टीका भेद। जो टीका भेद है, यह शुभ अवसरों व शादी ब्याहों के समय इसे लिया जाता था। यह 28 अक्टूबर 2018 में युगत्र पलस्सी के कनिष्ठ सहायक में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से टीका भेंट क्या है? जो टीका भेंट है, ये शुभ अवसरों व शादी ब्याहों के समय इस कर को लिया जाता था। अगला कर है पांचवा, तिमारी। तिमारी क्या है? इसी के साथ फौजदार को 4 आना व सूबेदार को 2 आना देना पड़ता था। तिमारी एक कर था जो फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देना पड़ता था। छठा है पंगड़ी। जो पंगड़ी है यानी कि पगड़ी या पगड़ी, गोरखों की सनदों में इसका उल्लेख बार बार होता है। और सातवां है मांगा। मांगा क्या है? यह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया कर के रूप में लिया जाता था। आठवां है सुवांगी दस्तूर। जो सुवांगी दस्तूर है, यह प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था। 9 है मेजबानी दस्तूर। मेजबानी दस्तूर है, इसका संबंध किससे है? यह 2.5 आना का होता था। क्या होता था? 2.5 आना का होता था। 10वां बड़ा महत्वपूर्ण है सोनिया फागुन। क्या पता आयोग पूछ ले कि सोनिया फागुन का संबंध किससे है? तो सोनिया फागुन जो है एक ऐसा करता जो उत्सवों का खर्च, ठीक है, उत्सवों का खर्च किसे कहते हैं? सोनिया फागुन को कहते हैं। इसमें क्या होता था? भैंसे और बकरे लिए जाते थे। ठीक है, तो सोनिया फागुन का संबंध किससे है? यह एक उत्सवों का खर्च है जिसमें भैंसे और बकरे ले जाते थे। अगला है टांड कर। सोनिया फागुन भी एक महत्वपूर्ण कर है। एक से है टांड कर। टांड कर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि टांड कर क्या है? इससे तान, यानी कि तान किसे कहते हैं? कपड़े को। इसे हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाता था। नेक्स्ट मिजहरी। मिजहरी जो था एक कर था जो शिल्प कर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। अगला था मरो। मरो क्या था? पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। रहता, प्रश्न पूछा जा सकता है कि रहता कैसा कर है? ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों पर यह कर लगता था। और बहता। बहता एक ऐसा कर था जो छिपाई गई संपत्ति पर वह बहता नामक कर लगाया जाता था। कहां? गोरखों के शासनकाल में। एक लास्ट है जानिया सुनिया। जानिया सुनिया। जो जानिया सुनिया कर है, यह किस प्रकार का कर होता था? राज कर्मचारियों से लगान के बाबत पूछने पर यह कर पड़ता था। गोरखों के शासनकाल में ये जो 16 कर हुआ करते थे, तो इनसे हमने ये प्रश्न बनाए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से एक ना एक कर आयु के ट्रिपल में आगामी पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अजय पाल को। ठीक है, तो अजय पाल को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, थोड़ा उनको देख लेते हैं कि गढ़वाल का बिस्मार्क अजय पाल को कहा जाता है। गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अजय पाल को। गढ़वाल का जूलियन सीजर अजय पाल को कहा जाता है। और गढ़वाल का कृष्ण किसे कहा जाता है? अजय पाल को। और गढ़वाल का दुर्योधन किसे कहा जाता है? अजय पाल को। और गढ़वाल का कुबेर किसे कहा जाता है? अजय पाल को। यानी कि अजय पाल को इन सारे नामों से जाना जाता था इनके शासनकाल में। तो थोड़ा अजय पाल की बात कर लेते हैं कि अजय पाल का जो शासनकाल था 1490 से 1519 तक था इनका शासनकाल। और अजय पाल पवार वंश का कौन से क्रम का राजा था? 37वां। क्योंकि युगत्र पलस्सी पवार वंश के जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनका क्रम पूछेगा या उनका शासनकाल पूछेगा कि कब से कब तक चला। तो आज जान लेते हैं कि अजय पाल के पिता का नाम क्या था। अजय पाल के पिता का नाम आनंदपाल द्वितीय था। तो अजय पाल एक पवार वंश का एकमात्र ऐसा राजा था जिसने 52 गढ़ों को तलवार के दम पर विजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न पूछा गया है कि राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना
कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2014 में, यानी कि राजीव गांधी साहसी खेल अकादमी की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। तो नोट करके लिखा गया है कि राजीव गांधी साहसी खेल अकादमी कहाँ है? कोटी जो है टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, तो दो प्रश्न बन गए कि राजीव गांधी साहसी खेल अकादमी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2014 में की गई थी। अगर आयोग पूछेगा कि कहाँ है, तो कोटी जो है टिहरी गढ़वाल में है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिंदी गौरा महोत्सव किस जनपद में बनाया जाता है? प्रश्न पूछा गया है कि जिंदी गौरा महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत। तो जान लेते हैं कि चंपावत से संबंधित कौन कौन से यहाँ पे महोत्सव होते हैं। तो एक है दीप महोत्सव, बहुत प्रसिद्ध है दीप महोत्सव। दूसरा है वायुरथ महोत्सव। जो वायुरथ महोत्सव है ये चंपावत के लोहाघाट के सुई बिसुंग गांव में आयोजित होता है। यानी कि चंपावत में जो प्रसिद्ध जो महोत्सव है कौन कौन से लगते हैं? एक तो जिंदी गौरव महोत्सव, दूसरा है दीप महोत्सव और तीसरा है वायुरथ महोत्सव। ये तीनों के तीनों महोत्सव चंपावत जनपद में लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिरुद्ध आश्रम किस जिले में स्थित है या कहाँ स्थित है? अनिरुद्ध आश्रम जो है गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में है। तो जान लेते हैं कि गुप्तकाशी जो रुद्रप्रयाग में है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्तकाशी के समीप काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। गुप्तकाशी नामक स्थान पर जाख मेला लगता है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मेला है जाख मेला। कहाँ लगता है? ये लगता है आपका गुप्तकाशी। और गुप्तकाशी के समीप ही त्रिजुगी नारायण मंदिर भी है। जो त्रिजुगी नारायण मंदिर है गुप्तकाशी में, वो किस पर्वत पर है? यज्ञ पर्वत पर। और त्रिजुगी नारायण मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न और बनाया है, मणिकर्णिका कुंड जो है यह आपका गुप्तकाशी में है। मणिकर्णिका कुंड गुप्तकाशी में है। अगर आयोग पूछता है कि मणिकर्णिका घाट पूछेगा आयोग, तो उत्तरकाशी। मणिकर्णिका घाट कहाँ है? उत्तरकाशी। तो गुप्तकाशी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने बनाई थी अनिरुद्ध आश्रम, तो गुप्तकाशी में है। यहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है, ये गुप्तकाशी में है। जाग मेला पूछेगा आयोग, तो गुप्तकाशी में है। गुप्तकाशी में त्रिजुगी नारायण मंदिर भी है और यहाँ पे मणिकर्णिका कुंड भी है। कहाँ पर? गुप्तकाशी में। तो मणिकर्णिका घाट कहाँ है? उत्तरकाशी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बागेश्वर में स्वराज मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? मोहन जोशी के द्वारा। तो दो प्रश्न बन गए कि स्वराज मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में है। और दूसरा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहन जोशी के द्वारा। तो जान लेते हैं कि बागेश्वर जनपद के महत्वपूर्ण मंदिर। बागेश्वर जनपद से संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं, थोड़ा देख लेते हैं। नंबर एक है वैजनाथ का मंदिर। जो वैजनाथ का मंदिर है ये आपका बागेश्वर में है और किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। दूसरा आपका पिनाकेश्वर। तीसरा आपका कोट ब्राह्मणी मंदिर। जो कोट ब्राह्मणी मंदिर है ये आपका बागेश्वर में है और कोट ब्राह्मणी जो है कौन थी? ये कत्यूरों की कुलदेवी थी। और चौथा है वेणी माधव मंदिर और पांचवा है धौलीनाग मंदिर। मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? यह प्रश्न आबकारी सिपाही वर्ष 2021 में पूछा गया था कि मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है लीलाधर जोशी। मेघदूत का गढ़वाली पद्यों में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का गढ़वाली पद्यों में अनुवाद किसने किया था? वो किसने किया था? आचार्य धर्मानंद जमलोकी के द्वारा। ठीक है, तो कि मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? लीलाधर जोशी ने। अगर पूछेगा आयो कि गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो तीन लोगों के द्वारा गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया गया था। तो नंबर एक है पंडित उमादत्त नैथानी, दूसरा है आदित्यराम दूधपुड़ी, तीसरा है बचन सिंह नेगी। इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया गया था। तो यहाँ पे आदित्यराम दूधपुड़ी है, तो आदित्यराम दूधपुड़ी की दो प्रसिद्ध पुस्तक हैं जो यूके ट्रिपल एससी ने पूछी हैं। एक है गढ़ कुमार संभव, एक है आपकी गढ़ मनु स्मृति। गढ़ कुमार संभव और गढ़ मनु स्मृति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आदित्यराम दूधपुड़ी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सालम का भगत किसे कहा जाता है? सालम का भगत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रताप सिंह बोरा को। इसमें नोट करके बना रखा है। अगर आयोग पूछता है कि सालम का सुभाष किसे कहते हैं, सालम का सुभाष किसे कहते हैं? प्रताप सिंह बोरा को कहा जाता है। यानी कि सालम का भगत और सालम का सुभाष किसे कहा जाता है? प्रताप सिंह बोरा को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कुबेर पर्वत। जो कुबेर पर्वत है यह किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। तो जान लेते हैं कि चमोली जनपद के महत्वपूर्ण पर्वत कि चमोली जनपद में कौन कौन से पर्वत हैं। तो यूके ट्रिपल एससी में एक ना एक पर्वत चमोली जनपद का आता ही आता है। तो जान लेते हैं पहला पर्वत, तो पश्चिमी नंदा देवी पर्वत है। पश्चिमी नंदा देवी पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। पश्चिमी नंदा देवी पर्वत की हाइट है 7817 मीटर है। इस पर्वत को किरल माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। आयोग पूछ सकता है कि किरल माउंटेन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? पश्चिमी नंदा देवी पर्वत को जाना जाता है। अगर आयोग इसकी हाइट पूछेगा तो 7817 मीटर।
दूसरा है कामेट पर्वत। जो कामेट पर्वत है इसकी हाइट कितनी है? 7,756 मीटर है और ये किस जनपद में है? चमोली में। कामेट पर्वत तो आयोग ने कम से कम 2018 से 3 या 4 बार कामेट पर्वत को पूछा है कि कामेट पर्वत किस जनपद में है। किसी पेपर में पूछा था कि कामेट पर्वत किस जनपद में है? चमोली में। किसी पेपर में पूछा था कि कामेट पर्वत की हाइट कितनी है? 7,756 मीटर। नेक्स्ट है पूर्वी नंदा देवी। पूर्वी नंदा देवी की हाइट है 7,434 मीटर है और जो पूर्वी नंदा देवी पर्वत है ये 2 जिलों को स्पर्श करता है, एक चमोली को और एक पिथौरागढ़ को। अगला है माणा। माणा की ऊंचाई कितनी है? 7,272 मीटर है और किस जनपद में है? चमोली है। तो अभी हाल ही में सचिवालय सुरक्षा का पेपर हुआ था तो वहां पूछा गया था माणा पर्वत की हाइट कितनी है? 7,272 मीटर है और किस जनपद में है? चमोली में। मुकुट पर्वत। तो मुकुट पर्वत जो है आपका चमोली में है, इसकी हाइट कितनी है? 7,242 मीटर। अभी हाल ही में व्यक्तिगत सहायक पेपर हुआ था वर्ष 2021 में, तो ये पूछा था आयोग ने कि निम्न में से मुकुट पर्वत किस जिले में है? तो चमोली जिले में। अगला है बद्रीनाथ पर्वत। बद्रीनाथ पर्वत की हाइट है 7,140 मीटर और चमोली जनपद में है। चौखंबा पर्वत है तो चौखंबा पर्वत की हाइट कितनी है? 7,138 मीटर है, यह चमोली जनपद में है। त्रिशूल पर्वत है तो त्रिशूल पर्वत की हाइट है 7,120 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक। यही प्रश्न युगत्र पल्लव सिंह ने सचिवालय सुरक्षा का पेपर हुआ था 26 सितंबर 2021 को, तो वहां पूछा था कि निम्न में से हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस जिले में है, यह पूछा था। तो कहां है? चमोली में है। तो हम इनकी हाइट भी जान लेते हैं कि हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक की हाइट कितनी है? 6,727 मीटर है और किस जिले में है? चमोली में। एक महत्वपूर्ण पर्वत है नीलकंठ पर्वत। तो नीलकंठ पर्वत जो है, इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6,597 मीटर है। इस पर्वत को गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है और यह पर्वत ब्रह्मकमल के लिए प्रसिद्ध है। देखो अभी व्यक्तिगत सहायक का पेपर हुआ था स्टेनो का वर्ष 2021 में, तो पहली पाली में तो यह पूछा था कि गढ़वाल की रानी किस पर्वत को कहा जाता है? तो नीलकंठ पर्वत को कहा जाता है। दूसरे बैच में यह पूछा था कि जो मुकुट पर्वत है यह किस जिले में है? यह आपका चमोली जनपद में है। तो ठीक है, तो नीलकंठ पर्वत का है, नीलकंठ पर्वत जो है आपका चमोली में है। इसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी आयु हाइट पूछेगा तो 6,597 मीटर और यह पर्वत ब्रह्मकमल के लिए प्रसिद्ध है। तो किसी पेपर में आयोग ने यह पूछा था कि ब्रह्मकमल कहाँ उगता है? जो ब्रह्मकमल है पत्थरों में उगता है। अगला है कुबेर पर्वत। जो कुबेर पर्वत है यहाँ से अलकनंदा की जो सहायक नदी है कंचनगंगा का उद्गम स्थल चमोली जनपद की माणा घाटी में कुबेर पर्वत से होता है। तो कुबेर पर्वत किस जनपद में है? चमोली में है। ठीक है। दूसरा पर्वत है लास्ट संजीवनी पर्वत। जो संजीवनी पर्वत है यह चमोली जनपद में है। तो अगला प्रश्न है मद्महेश्वर नाथ। जो मद्महेश्वर नाथ है यहाँ पे भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? तो मद्महेश्वर नाथ जो है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है और यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? भगवान भोले शंकर के नाभि की पूजा की जाती है। ठीक है। पंच केदारों में से द्वितीय केदार है आपका मद्महेश्वर, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की नाभि की पूजा की जाती है और मद्महेश्वर नाथ का है रुद्रप्रयाग। तो थोड़ा जान लेते हैं मद्महेश्वर नाथ के बारे में। जो मद्महेश्वर नाथ है यहाँ से मधुगंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। जो मद्महेश्वर नाथ है यह पांडव शैली से निर्मित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी पेपर में पूछता है कि बद्रीनाथ मंदिर जो है वो किस शैली से निर्मित है? वो मुगल शैली से निर्मित है। ठीक है। किसी पेपर में ये पूछता है कि जो जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है वो किस शैली से निर्मित है? वो आपका हिमाद्री शैली से निर्मित है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मद्महेश्वर नाथ किस शैली से निर्मित है? पांडव शैली से। ठीक है। और मद्महेश्वर नाथ की डोली शीतकाल के समय कहाँ लेकर आते हैं? ऊखीमठ। ऊखीमठ आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में चकबंदी के प्रणेता कौन है? प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में चकबंदी के प्रणेता कौन है? तो इसका सही उत्तर है गणेश सिंह गरीब तथा राजेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड में चकबंदी का प्रणेता कहा जाता है। थोड़ा जान लेते हैं चकबंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी पेपरों में बन सकते हैं। तो पहला है, अगर आयोग पूछता है कि गणेश सिंह गरीब का संबंध किस जिले से है? तो पौड़ी गढ़वाल से है। अगर दूसरा प्रश्न पूछ सकता है आयोग कि राजेंद्र सिंह रावत का संबंध किससे है? यमुना घाटी के उत्तरकाशी से राजेंद्र सिंह रावत का संबंध है। थोड़ा जान लेते हैं राजेंद्र सिंह रावत के बारे में। तो राजेंद्र सिंह रावत ने यमुनोत्री के निकट अपने गांव बिप में स्वैच्छिक चकबंदी का उदाहरण पेश किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न पूछा गया है कि गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? गोपेश्वर। गोपेश्वर कहाँ आपका? चमोली में। तो इनसे संबंधित एक प्रश्न और बनाया है ताकि अभ्यर्थी कंफ्यूज ना हो। अगर आयोग पूछता है कि जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गोपेश्वर चमोली में। कब की गई थी? 1989 में।
ठीक है। तो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि उच्च स्तरीय पौध संस्थान है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? श्रीनगर में की गई थी। और कब की गई थी? 1979 में। नेक्स्ट है, राज्य में वंदे मातरम योजना कब से शुरू की गई थी? प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में एक वंदे मातरम योजना है, यह कब से शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 9 फरवरी 2004 को। तो जान लेते हैं कि वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं से। तो वंदे मातरम से दो प्रश्न बन सकते हैं कि राज्य में वंदे मातरम योजना कब लागू की गई थी? 9 फरवरी 2004 को। अगर आयोग पूछता है वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, तो गर्भवती महिलाओं से। नेक्स्ट है, प्रश्न पूछा गया है कि श्याम शाह के दरबार में आने वाला पहला पादरी कौन था? वो था आपका अंतोनियो द आंद्रेत। तो जान लेते हैं श्याम शाह के बारे में कि श्याम शाह जो थे पवार वंश के 45वें यानी कि 45 यानी कि श्याम शाह पवार वंश के 45वें राजा थे। आयोग पूछेगा कि श्याम शाह का कार्यकाल कब से कब तक चला? 1611 से 1631 तक। इससे पहले अजय पाल का प्रश्न पूछा गया था, अभी इसी वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि अजय पाल का शासनकाल 1490 से 1519 तक था। और यहाँ पे पूछा गया कि श्याम शाह का कार्यकाल है 1611 से 1631 तक था। और यानी कि श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक कहते हैं। गढ़वाल का तुगलक किसे कहते हैं? श्याम शाह को कहते हैं। गढ़वाल का अकबर किसे कहते हैं? कीर्ति शाह को कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया है कि जहांगीर ने श्याम शाह को एक घोड़ा और एक हाथी दान दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था? जहांगीर ने। तो गढ़वाल आने वाला पहला पादरी कौन था भाई? अंतोनियो द आंद्रेत। और किस पवार राजा के शासनकाल में आया था? श्याम शाह के। और कहां पे आया था? श्रीनगर में। और कब आया था? 1624 में। एक महत्वपूर्ण नोट बनाया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जेसुइट पादरी अंतोनियो द आंद्रेत ने छपरान मंडी, जो छपरान मंडी पड़ता है तिब्बत की तरफ पड़ता है, ठीक है, तो छपरान मंडी तिब्बत में एक चर्च की स्थापना अंतोनियो द आंद्रेत ने कब की थी? 11 अप्रैल 1626 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल 1921 को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो के माध्यम से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं जो आने वाले पेपरों में आपके लिए कारगर सिद्ध होगी कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब बनी थी? 13 अप्रैल 1921 को बनी थी। अगर पूछेगा आयोग कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, तो उसका सही उत्तर होगा पर्सी बेडम। देखो इसमें दो प्रश्न कौन कौन से महत्वपूर्ण है कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब बनी थी? 13 अप्रैल 1921 को बनी थी। अगर आयोग पूछेगा कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी? पर्सी बेडम ने फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पवार राजा ने बद्रीनाथ के रावलों को रावल की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर है प्रदीप शाह, यानी कि प्रदीप शाह ने बद्रीनाथ धाम के रावलों को रावल की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि आज का लास्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में किसान पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 2014 को। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि कैसे लगे आपको ये प्रश्न। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।